नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं सामान्य विज्ञान। पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो जो यानी चैप्टर नंबर 4 में हम चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का नाम खनिज एवं धातु, जिसमें हम पिछले वीडियो में देखा लास्ट जो पॉइंट मैंने बताया था कि धातु के यानी भौतिक गुण क्या क्या है, धातु के भौतिक गुण क्या क्या है, अधातु के भौतिक गुण क्या क्या है। उसमें सबसे लास्ट पॉइंट था कि चालकता यानी विद्युत चालकता या उष्मा की चालकता धातु में होती है और किस प्रकार से होता है। मैंने एक उदाहरण भी दिखाया था कि यदि मान लीजिए बल्ब है और ये बैटरी है, यहां से दो वायर एक ऐसे और एक ऐसे ले जाएंगे, एक यदि इसमें और इसको जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे, वो क्या है, बल्ब जलने लगेगा। बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा, प्रकाश देने लगेगा। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि विद्युत का चालक है, धातु क्या है, विद्युत के लिए सुचालक है। अब देखते हैं आगे। तो इसमें हमने पढ़ा था धातु, सभी धातु विद्युत के सुचालक हैं, विद्युत प्रवाह संभव है, उष्मा के कुचालक हैं। लोहे के छड़ पे मैं उदाहरण दे चुका हूं ऑलरेडी आपको किस तरीके से। अधातु विद्युत तथा उष्मा के कुचालक हैं। अपवाद कार्बन जो है विद्युत का सुचालक है, ये एक अपवाद है। इसका मैंने उदाहरण ऑलरेडी बताया था कि बैटरी में कार्बन लग जाते हैं, आप बोलते हैं सर रॉड में या कहे तो तार में कार्बन लग गया है, फिर हम कार्बन हटाते हैं तो विद्युत प्रवाह और अच्छी तरह से बढ़ जाता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको बताया था कि आज क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। इससे पहले भौतिक गुण देख चुके हैं, धातु एवं अधातुओं के आज रासायनिक गुण देखेंगे। तो देखते हैं धातु एवं धातुओं के रासायनिक गुण में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है या क्या होता है। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन वायुमंडल में आपको पता ही है, तो वायुमंडल में धातु रहेंगे या फिर उस पे ऑक्सीजन का हम प्रवाह करें तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया में हम देखेंगे। तो देखते हैं ऑक्सीजन, धातु धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। धातु क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। यानी सोडियम और पोटेशियम यदि हम बाहर छोड़ दें, सामान्य ताप रहे कमरे में, तो जो है वो ऑक्साइड बनाएंगे। सोडियम Na पोटेशियम के जो धातु है, सोडियम और पोटेशियम धातु, आप समझ सकते हैं यदि हम कमरे में ऐसे छोड़ दें, सामान्य ताप हो, तो ऑलरेडी वायुमंडल में हमारा ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनता है देखते हैं। तो इसमें बता रहा है कि 4Na O2, जहां सोडियम ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या बनेगा 2Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अभी इसी वजह से हम सोडियम को क्या करते हैं, मिट्टी तेल में डाल करके रखते हैं। सोडियम को क्या रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी तेल में डाल के रखते हैं। यदि क्या होगा कि यदि हम सोडियम को बाहर रखेंगे तो क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो ऑक्साइड बनेगा और उड़ने लगेगा, आग भी लग सकता है या इस तरीके से धुआं धुआं आपको दिखने लगेगा। आगे देखते हैं। तो क्या बोले, ऑक्सीजन से बचाने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। ऑक्सीजन से बचाने के लिए सोडियम को कहां रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। मैग्नीशियम का तार जलकर सफेद पाउडर, जो मैग्नीशियम धातु है यदि उस ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो जलकर कैसा सफेद पाउडर में चेंज हो जाता है। सफेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। सफेद पाउडर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। उसका फॉर्मूला ये है 2Mg मैग्नीशियम O2 इक्वल टू 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम
ऑक्साइड। क्या देख रहे हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब संपर्क अभिक्रिया होता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जबकि आधातु जो है, कार्बन आधातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन जो जलाए, तो एक उदाहरण से समझिए कि आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक जलाते हैं या फिर कार्बन का टायर वायर जलाते हैं तो किस तरीके का निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं और ऐसे निकलता है। उसी तरीके से कार्बन रखा है और ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो वो 3C2O2CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ये है, और ये अधातु जो है, कार्बन एक अधातु है और बाकी मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम जो है धातु है। आगे देखते हैं धातु और धातुओं के रासायनिक गुण में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो देखा कि वो ऑक्साइड बनता है। अब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे धातु को, यानी धातु को जल में डालेंगे तो क्या होगा? सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जो सक्रिय धातु है जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। वो जैसे जल के साथ धातु को, यदि गर्म जल में किसी सोडियम को या कोई भी ऐसे धातु को रखते 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 वो क्या है, उसको गर्म करते जाएंगे जल को। आपने देखा होगा किसी चीज में जंग लग जाता है, धातु में जंग लग जाता है तो हम क्या करते हैं? पानी में डालते हैं, गर्म पानी से उसको उबाल देते हैं। उसमें उबालेंगे वो जंग हट जाएगा या फिर इस तरीके से क्रिया होगा, वो चमकदार बनता जाएगा। तो उससे क्या होता है, क्या बता रहे हैं? ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। यदि सोडियम धातु को जल में डाल दें तो वो हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाएगा। फार्मूला है 4Na, सोडियम है, 2Ha2 जल इक्वल टू 2NaOH H2, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन। तो क्या निकाला? यदि सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया कराए या सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है और H2 गैस को छोड़ता है धातु को, यदि हम सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो। आगे देखते हैं धातु अधातुओं का रासायनिक गुण में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया, एसिड के साथ हम यदि हम अभिक्रिया कराते हैं धातु को तो क्या होगा? देखते हैं धातु जो है जस्ता यानी जिंक, जेडेन जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके, यानी तनु, यहां पे तनु लिख सकते हैं, या ऐसा क्वेश्चन में आएगा कि जिंक जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो आप बताएंगे कि जिंक क्लोराइड बनाता है, देख रहे हैं, तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे देखते हैं इसका फार्मूला क्या है? जिंक जेडेन जिंक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वो बन जाएगा ZnCl2 और H2 यानी हाइड्रोजन, जिंक क्लोराइड एंड इसको हम बोल सकते हैं, आप देखिए हाइड्रोजन गैस। इसको लिखने के ये हो गया जिंक, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हो गया जिंक क्लोराइड, ये हो गया जिंक क्लोराइड, इसको हम कह सकते हैं जिंक क्लोराइड, और ये है हाइड्रोजन। क्या बन रहा है? वैसे तीर मार दिया हूं, आप समझिए कि ये जिंक क्लोराइड है। फिर से मैं बता रहा हूं, जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है।
आगे देखते हैं, सभी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आगे देखते हैं अधातु। अधातु में सल्फर एक अधातु है, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बनाता है। आप देख सकते हैं क्या बनाता है, सल्फर अधातु जो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। फिर से ध्यान देंगे, 2S सल्फर और ये है 10HNO3, HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहां पे इसको ऐसे तीर बना दिया, SO4 सल्फर ऑक्साइड, NO2 और H2O यानी पानी भी निकालता है। तो इसमें क्या बोला है कि सल्फर और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, ये वाला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फर किस धातु से किससे अभिक्रिया करके, किस अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सल्फर अधातु किस अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, तो आपका आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके। आंसर आगे देखते हैं, उपधातु। उपधातु मेटल लॉयड। मेटल लॉयड क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे तत्व हैं या कुछ ऐसे तत्व प्राप्त हुए जो तो न वो धातु थे और न ही वो अधातु थे, यानी उनका गुण धातु का भी गुण मिल रहा था और अधातु का भी गुण मिल रहा था, इसलिए उसका नाम उपधातु रख दिया गया। तो ये ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है कि उपधातु, इनमें से उपधातु कौन है, ये आएगा। तो आपको याद करने मतलब याद करना है तत्व जो है धातु तथा अधातु में वर्गीकृत, जो तत्वों का वर्गीकरण हुआ धातु और अधातु में कर दिया गया, जितने भी तत्व मिले उसमें जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व जिनके धातु तथा अधातु का गुण मिला। ये तीन हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व मिले जिनमें आप देखेंगे कि धातु का और अधातु दोनों के गुण हैं, इसलिए उसका नाम उपधातु रख दिया गया। आपको ये हमेशा आप मतलब दिमाग में रख लो कि तीन होते हैं, और आप कह सकते हैं कि आर्सेनिक, जर्मेनियम और एंटीमनी आप रट ही लीजिए। और एक क्वेश्चन यदि धातु अधातु चैप्टर से कहीं से ऐसा आता है तो ऐसा आ सकता है कि जर्मेनियम कौन सी क्या है, तो आपको बताना है कि यह एक उपधातु है। इन धातुओं को उपधातु मेटल लॉयड कहते हैं, यानी बोला कि इन धातुओं को मेटल लॉयड कहते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में उपधातु कहते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ ऐसे धातु अधातु के गुण आपको समझना है। ऑलरेडी मैं जो भौतिक गुण, रासायनिक गुण बताते हुए आ रहा हूं, वो समझिए कि धातु और अधातु के अंतर ही हैं, लेकिन एक खास तौर से थोड़ा सा ये अंतर देख लिया जाए कि भौतिक गुण, धातु और अधातु में अंतर। भौतिक गुण, धातु क्या होते हैं, ठोस, कठोर और चमकदार। अधातु क्या होते हैं, द्रव व गैस। ठोस में होता है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस। ये जो है अधातु, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन जो है ये ठोस के रूप में होते हैं, जबकि मैक्सिमम जो अधातु है वो द्रव के रूप में होता है। इनका घनत्व, गलनांक, जो टेम्परेचर देंगे और ये जल्दी गल जाए या गलनांक अधिक, सोडियम अपवाद है कम। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, यदि हम सोना लेंगे और सोना को गलाना हो तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देनी पड़ेगी। चांदी को गलाना हो तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि घनत्व और गलनांक जो है सोना का अधिक, चांदी का अधिक, सोडियम का कम है, ये जल्दी गल जाता है, गलनांक इसके कम है।
ये एक अपवाद है, और अधातु में ये कम है, जैसे कि आयोडीन। आप देख सकते हैं कि आयोडीन को, सल्फर को, फास्फोरस को यदि हम कम टेम्परेचर दें तो ही वो गल जाएंगे, समझे। तो इनका गलनांक जो है अधातु का कम होता है। उष्मीय तथा विद्युत चालकता, उष्मीय तथा विद्युत चालकता इनका जो है क्या होता है, देख सकते हैं ये जो है सुचालक होते हैं। किसके होते हैं? विद्युत, उष्मीय एवं विद्युत चालकता में ये धातु जो है तो हैं सुचालक होते हैं, जबकि अधातु कुचालक होते हैं। ये याद करने योग्य बात है, पक्का इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अंतर आ सकता है कि धातु, ठोस धातु कौन सा है, सबसे कठोर धातु कौन सा है, या अधातु द्रव अवस्था में मिलता है कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आघात वर्धनीयता या तन्यता। आघात वर्धनीयता, ये ऑलरेडी सारे पॉइंट्स में लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि धातु का आघात वर्धनीयता क्या होता है, तन्यता क्या होता है, यानी ये भौतिक गुण है। तो आघात वर्धनीयता यानी मार मार के उसको चपटा कर देना, चादर बनाना। सोना को बिस्किट, सोना एक बिस्किट बोलते हैं, आप देखते हैं सोने को क्या मार मार के चपटा करते, चांदी को मार मार के चपटा करके उसको आभूषण बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि चांदी लिया और सीधे पहनने लगे, अच्छे अच्छे तरीके से बनाया जाता है, मार मार के चपटा करके। तो आघात वर्धनीयता, तन्यता तार के रूप में बनाया जाता है। धातु देखते हैं, धातु आघात वर्धनीय तन्य, धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है, यानी मार मार के वो चपटा करते हैं तो चपटा हो जाता है। और तन्य मतलब तार के रूप में भी हम उसको बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था कि एल्युमिनियम का तार, तांबे का तार, चांदी का तार, सोने का तार, ये सारे तार में परिवर्तन हो सकते हैं। एक उदाहरण और भी बताया था कि सोने का 1 ग्राम तार से 2 किलोमीटर लंबा, हम 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से यानी 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। हम 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं, वो तन्यता में आता है। वही 1 सेंटीमीटर मोटे, 1 सेंटीमीटर मोटे सोने से हम 20 लाख चादर बना सकते हैं, 20 लाख टाइप पार्ट कर सकते हैं। यदि इस तरह क्या है, यदि मान लीजिए उसका कुछ डायमीटर है तो उसको चादर में काट देंगे, तो आप सोचिए कि 1 सेंटीमीटर में 20 लाख तक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अधातु भंगुर एवं तन्यता विहीन। जो अधातु होते हैं, भंगुर होते हैं, नमक का ढेला लेंगे आप और फास्फोरस का लेंगे, और जो भी अधातु है उनको यदि हम जब मारेंगे, हथौड़े से मारेंगे तो वो क्या होगा, भंगुर हो जाएगा, वो बिखर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सोने की तरह वो चपटा होता नहीं जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, और तन्यता विहीन होता है। जल से क्रिया, धातु से गुण देखते हैं, जल से क्रिया करके सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 गैस निकालती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकालती है कौन, धातु। सामान्य ताप पर ये क्रिया नहीं करती है, सामान्य ताप पर अधातु रखे रहो वो क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, सोडियम को लेंगे तो सीधे वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, सोडियम को जल में डालेंगे तो उसके साथ क्रिया करके, एसिड में डालेंगे तो उसके साथ अलग ही क्रिया करके धातु जो है अलग अलग चीजें बनाते हैं, जबकि सामान्य ताप पे अधातु जो है वो क्रिया नहीं करते हैं। आगे देखते हैं धातुओं का संक्षारण, कोरोजन, जंग लगना। आप समझे, संक्षारण मतलब धातुओं का संक्षारण यानी जंग लगना, कोरोजन बोलते हैं। और यानी एक और चीज बोल सकते हैं कि जैसे घटना, धातुओं का ऑटोमेटिकली वातावरण में रखने से वो उसके ऊपर जंग लगते हैं और धीरे धीरे एक दिन वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि लोहे की कील, पेंच, पाइप और रेलिंग यदि कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहें
तो उनकी सतह पर लाल भूरे रंग की परत का जमना, धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातुओं की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। देखिए फिर से, लोहे की कील, पेंच, पाइप, रेलिंग आदि जो है कुछ समय तक आप यदि वायु में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक लाल रंग का परत चढ़ जाता है। आपने जंग लगा छड़ देखा होगा, पक्का ही देखा होगा। तो यदि उसको हम छोड़ दें तो धीरे धीरे वो जंग लग जाता है। भूरे रंग का होता है, भूरे रंग की परत का जमना, धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना। जिससे क्या होगा, मान लीजिए छड़ है, इसके ऊपर हमने इसे छोड़ दिया है, वो वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके के इसके साथ यौगिक ऑक्साइड बनता जा रहा है, ऑक्साइड बनता गया और ये लाल भूरे परत के रूप में निकलता गया। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा मोटा हो गया है, वो फैल गया है और उसको आप ऐसे मारेंगे टक से तो वो निकल जाएगा। वो होता है जंग, जिसको हम कोरोजन या संक्षारण बोलते हैं। वो निकल जाएगा। ऐसे रखे रहे, कुछ दिन बाद निकलते निकलते एक दिन ऐसा समय आएगा कि इतना मोटा छड़ आधा इसका रह जाएगा, ये इतना मोटा छड़ पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसके वजह से वायुमंडल के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और जंग लगते लगते वो धीरे धीरे यौगिक बना करके समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। लोहे में जंग लगना, आयन ऑक्साइड के कारण एल्युमिनियम की परत, देखते हैं लोहे में जंग लगना किसके कारण, आयन ऑक्साइड के कारण एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड धात्विक चमक का नष्ट हो जाना। देखते हैं क्या बोला है, लोहे में जंग लगना, ये एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, जिसको एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, लोहे में जंग लगना, संक्षारण का क्या उदाहरण है, लोहे में जंग लगना आयन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आयन ऑक्साइड के कारण लोहे में, एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण क्या होता है, धात्विक चमक का नष्ट हो जाना, उसका धात्विक चमक जो है नष्ट हो जाता है। एल्युमिनियम रखा रहेगा, देखते हैं धीरे 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 वो काला हो जाता है और थोड़ा उतना चमकीला नहीं रहेगा शुरू शुरू में जितना रहता है, वो किसके वजह से, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हो जाना। अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया करके या इस रासायनिक क्रिया के कारण भी धातुओं का संक्षारण होता है। यानी अम्ल के साथ क्रिया करके, आपने देखा होगा, मान लीजिए उदाहरण में दे रहा हूं कि एसिड डालते गए, कोई लोहे का छड़ है, उस पे जंग लग गया, एसिड डाला और भी तो साइड हट गया तो उस क्या बोले कि अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया के कारण भी धातुओं का संक्षारण होता है। अच्छा, धातुओं का संक्षारण से बचाव यानी कोरोजन से बचाव क्या है, कोरोजन से बचाव क्या है, देखते हैं। पेंट का लेप चढ़ाकर, आपने देखा होगा कि लोहे का, यदि आपके घर पे विंडो में, दरवाजों पे लोहे का, यदि हमें जंगलट बोलते हैं भोजपुरी में भी, और कह सकते हैं कि रेलिंग बना रखे हैं यदि आप अपने घरों के ऊपर लोहे का, तो या आपके घर पे कोई लोहे का बॉक्स है या फिर लोहे का कुर्सी है, तो उस पे जंग लगते जाएंगे, वायु में छोड़े रहेंगे तो उसके साथ कोरोजन बढ़ता जाएगा। उसको बचाने के लिए, बचाव के लिए हम क्या करते हैं, पेंट का लेप चढ़ाना, हम पेंट का लेप चढ़ाते हैं, पेंट का लेप चढ़ाते हैं। तभी देखते हैं हर 2 साल 3 साल पर पेंट करना पड़ता है। दरवाजे यदि लोहे का लगा हो तो कुछ दिन बाद यदि देखेंगे वो एकदम से लाल अजीब टाइप से भूरे रंग का होता जाएगा, उसके ऊपर काले रंग का पेंट चढ़ा दिया जाता है या लाल रंग का, फिर कुछ दिन बाद फिर वैसा होगा तो फिर पेंट चढ़ा दिया जाता है। तो धातुओं का संक्षारण से बचाव में सबसे पहले पेंट का लेप चढ़ाना, यानी पेंट का लेप चढ़ाएंगे तो धातुओं का संक्षारण यानी कोरोजन से बचाव होगा। ग्रीस या तेल लगाकर, ग्रीस या तेल लगाते हैं, आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिल में या जो भी लोहे के हमारे मोटर्स हैं उनमें ग्रीस लगाते रहते हैं या तेल लगाते रहते हैं। साइकिल में, साइकिल का चैन देखा होगा आपने, यदि उसमें आप तेल नहीं लगाएंगे तो आपने देखा होगा कि एक तो जाम हो जाता है, प्लस उसका कलर ही चेंज हो जाता है, वो काला रहता है, पता चला कि वो चेन जो है
उसके लाल लाल परत एक चढ़ती जा रही है और टाइट भी हो गया है, वो है कोरोजन के कारण। तो उसको बचाव के लिए हम क्या करेंगे, उसमें तेल डालते हैं। आप जैसे जाएंगे दुकान पे, वो बोलेगा कि इसमें तेल डाल दो, या घर पे भी आप यदि मोबिल रखे हैं, ग्रीस रखे हैं, तो उस जो चैन है साइकिल का, मोटरसाइकिल का, या कहीं भी इस तरीके का चैन टाइप से रहता है, तो हम क्या करते हैं उसमें ग्रीस या तेल डाल करके उसके कोरोजन को कम करते हैं, यानी उसके संक्षारण को कम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण, धातु चढ़ना। यानी हम क्या करते हैं, धातु चढ़ाना। अभी उसके बाद उसको क्या करते हैं, आपने देखा होगा कोई ऐसा, यदि एल्युमिनियम का है तो उसके ऊपर हम तांबे का धातु चढ़ा देते हैं ताकि एल्युमिनियम बचा रहे। चांदी का है तो उसके ऊपर हम तांबे का चढ़ा देंगे, या फिर यदि लोहे के हैं उसके ऊपर स्टील का हम कुछ यदि लगा दें तो अंदर का जो है लोहा वो कोरेटेड नहीं होगा, यानी जंग नहीं लगेगा। तो ये धातु का चढ़ना क्या बोल रहा है कि एक धातु है उसके ऊपर दूसरी धातु का चढ़ा देते हैं, तो पहली वाली जो धातु है, पहले वाली है जिस मान लीजिए छड़ है और इसके ऊपर एक और हमने डाल दिया, तो ये वाला पहले कोरोटेड होगा, कोरोटेड होगा। ये वाला पहले कोरोटेड होगा और इसमें पहले जो है लगे, इसमें जंग लगेगा, पहले इसमें जंग लगेगा और दूसरे वाला हमारा बचा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा सोने के ऊपर सोने का परत चढ़ा दिया जाता है। आप गए बोले भाई इसको थोड़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए, मतलब विद्युत लेपन बोलते हैं इसको। इसके ऊपर फिर से सोने की उसी टाइप से एक परत, पतली सी परत टाइप से चढ़ा देते हैं और भी चमकदार बन जाता है। आपने यदि कह सकते हैं कोई पीतल का बर्तन है, पीतल का बर्तन है, तो रखे रखे क्या होता है, कोरोटेड होगा और वो काला हो जाएगा। आप जाके घर पे देख सकते हैं कि पीतल का बर्तन रखे रखे काला हो जाता है, और वो जब काला हो जाएगा तो आपके काम लायक नहीं रहेगा। जब काम लायक नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको दे देंगे किसी को जहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा हो, सेम उसी तरीके से चमकीला बना, उसी के लेप चढ़ाने के लिए मतलब क्रिया करता हो, तो उसके ऊपर वो लेप चढ़ा देगा, पीतल का सेम लिक्विड टाइप पे लेप चढ़ाएगा और वो फिर पीतल जैसा चमकदार बन जाएगा, आपका पीला चमकदार बन जाएगा। चांदी का भी देखते हैं, चांदी को भी जैसे हम, आप उदाहरण समझिए पायल है आपके कान में जो लेडी पहनती हैं, नाक में पहनती हैं, गले में चांदी का हो या सोने का, जब वो काला या थोड़ा सा फेड कलर, यानी थोड़ा सा जो चमक उसकी कम होती है, तो उसको हम ले जाते हैं सुनार के पास और उसको बोलते हैं कि भाई इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए, यानी विद्युत लेपन कर दीजिए, तो क्या होगा, वो फिर से वैसे ही चमकने लगेगा। नेक्स्ट है मिश्र धातु बना करके। अभी मिश्र धातु बना करके भी हम कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा उदाहरण है सोना, यानी गोल्ड, और जो प्योर गोल्ड होता है, कह सकते हैं प्योर गोल्ड जो होता है, गोल्ड जो होता है मुलायम होता है। मिश्र धातु बना करके भी हम उसको बचाव कर सकते हैं। तो देखते हैं गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड यानी शुद्ध सोना, मुलायम होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तांबे का कुछ पार्ट मिला देते हैं, तांबा मिला देते हैं, और तो फिर वो मजबूत हो जाता है। यह कह सकते हैं
तांबे का पार्ट मिलाने पे मजबूत हो जाता है। उदाहरण एक और समझते हैं। आपने देखा होगा जब बात करते हैं हम सोने की, तो एक आता है 24 कैरेट, एक 22 कैरेट और एक 18 कैरेट। इसमें देखते हैं एक 24 कैरेट होता है, एक 22 कैरेट होता है और एक जो है 18 कैरेट होता है। इसमें क्या रहता है, 24 कैरेट जो है वो प्योर सोना है। यदि हम उसको लेंगे तो मुलायम, उतना मजबूत नहीं होगा, टिकाऊ नहीं होगा, चमकेगा जरूर और शुद्ध रहेगा, उसमें कोई अन्य जो है धातु नहीं मिलाए रहेंगे, प्योर धातु रहेगा। 22 कैरेट की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया रहेगा और उसका रेट भी कम रहेगा। इसका रेट ज्यादा रहेगा, इसका जो है रेट हाई रहेगा, इसका रेट जो है थोड़ा लो रहेगा और इसका जो रेट है कह सकते हैं, इसका जो रेट है उससे थोड़ा लो रहेगा। लो मतलब हाई लो लो। अभी समझते हैं कि 22 कैरेट वाला जो सोना होगा वो थोड़ा कम रेट का मिलेगा, उससे कम जो है 18 कैरेट का जो सोना होगा और उससे कम रुपए में मिलेगा। इसमें ज्यादा आपका तांबा मिला हुआ है या कोई ऐसी मतलब कह सकते हैं कोई ऐसी धातु जिससे और मजबूत हुआ है। तो जो पहनने योग्य जो गोल्ड होते हैं, जो पहनने योग्य गोल्ड होते हैं पर डे डेली यूज के लिए, ये डेली यूज के लिए होता है, डेली यूज के लिए 18 कैरेट का पहनना चाहिए। 22, 18 या 22 डेली यूज के लिए। 24 का कैरेट का जो सोना आप पहन रहे हैं वो डेली यूज के लिए नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इस आगे देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु, इससे पहले हमने बताया था कि मिश्र धातु बना करके कैसे कोरेजेट संक्षारण को, धातु के संक्षारण को बचाया जा सकता है। तो आगे देखते हैं मिश्र धातु क्या होते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलने पर मिश्र धातु प्राप्त होता है। क्या बोला है, दो या दो से अधिक धातु को पिघली हुई, दो या दो से अधिक धातु को पिघली हुई अवस्था में मिलने पर मिश्र धातु प्राप्त होता हुआ है। मिलाने पर देखते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि जिंक यानी जस्ता और भी है, तांबा, ये चांदी और सब बहुत सारे लेकर के उसको खौलाते हैं, टेम्परेचर से एक मिक्स करके एक अलग ही कुछ बनाना हो तो बना देंगे। आपको एक उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो एल्युमिनियम प्राप्त होता है उसमें भी मिक्स कर सकते हैं आप। सोने का मैंने बता ही दिया, चांदी का बता ही दिया। आगे देखते हैं, मिश्र धातु के भौतिक एवं धात्विक गुण अपने अपने मूल धातु के गुणों से भिन्न एवं श्रेष्ठ होते हैं। जब हम दो धातु मिला देंगे आपस में तो क्या होगा, उनके भौतिक गुण तो अलग अलग थे लेकिन जैसे ही मिले वो एक अलग ही गुण बन गया, एक अलग ही वो धातु तो अलग नहीं बना, जो भी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो वही धातु कहलाएगा और वो लेकिन वो पहले से ज्यादा मजबूत बन जाएगा। ये समझिए बस। आगे देखते हैं, मिश्र धातु मूल धातु से कठोर होते हैं। मिश्र धातु मूल धातु से कठोर होते हैं। अभी मैं इससे पहले भी बहुत उदाहरण बता चुका हूं सोने के बारे में। तो आगे देखते हैं, शुद्ध सोना मुलायम होता है, आभूषण नहीं बना सकते। शुद्ध सोना जो है मुलायम होता है, जैसे कि 24 कैरेट वाला मैं बताया था, वो जो है उससे हम क्या करते हैं, आभूषण नहीं बना सकते हैं, गहने नहीं बना सकते हैं। थोड़ा तांबा कॉपर मिलाने पर यह कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाते हैं।
इससे पहले मैं बता चुका हूं कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट क्या होता है। 24 कैरेट में यदि आप सोना लेते हैं तो वो आभूषण बनाने मतलब बनता तो है लेकिन उतना सक्सेस नहीं होता है, उतना मजबूत नहीं होता, वो जल्दी टूट जाता है, बहुत मुलायम होता है। 24 कैरेट नहीं है, शुद्ध सोना जो लेंगे, और शुद्ध सोना 24 कैरेट को माना गया है। थोड़ा तांबा मिलाते हैं तो 22 कैरेट होता है, उससे थोड़ा और ज्यादा तांबा मिला देते हैं तो 18 कैरेट हो जाता है। रेट यानी दाम जो है उसके 24 के ज्यादा, 22 के उससे कम और 18 के उससे कम होते हैं। डेली यूज करने वाला जो हमारा आभूषण, सोने का आभूषण है, वो 22 और 18 कैरेट का ही लेना चाहिए। ये भी मैं साइंस से बता देता हूं। नहीं पता है तो आप लोग जान जाइए कि आप जो है यदि आभूषण लेने जा रहे हैं तो ये नहीं कि पैसा है तो आप गए और जाकर के 24 कैरेट वाला जो आज 75,000 के राउंड चल रहा है वहां जाकर के ले लिए, और वहां पे पता चला कि वो आभूषण शुद्ध तो है लेकिन जल्दी टूटना या वो उतना यूजफुल नहीं है, यानी मजबूत नहीं है, वो मुलायम है। और जो 22 कैरेट वाला और 18 कैरेट वाला है थोड़ा सा मजबूत है। उसमें अब देखिए शुद्ध सोना और चमकता है, 18 कैरेट वाला थोड़ा कम चमकेगा, 22 कैरेट वाला थोड़ा कम चमकेगा। देखते हैं, मिश्र धातु का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होते हैं। लोहे में क्रीमियम मिलने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जिसमें जंग नहीं लगता है। देखते हैं, मिश्र धातु का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता है, कोरोटेड नहीं होता है मिश्र धातु यदि बनाएंगे तो। उदाहरण में देखते हैं कि लोहे में क्रीमियम मिलाने पर या क्रीमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। जैसे कि आपने ब्लेड देखा होगा ना, ब्लेड किसका रहता है? स्टेनलेस स्टील का रहता है। चाकू जो है स्टेनलेस स्टील के चाकू भी आते हैं। ये ब्लेड आप एक उदाहरण है, प्राप्त होता है जिसमें जंग नहीं लगता। ब्लेड में जल्दी जंग नहीं लगता है, यदि हम बाहर ऐसे रखे उसको जब तक मिट्टी में गाड़ देंगे तो भी कुछ दिन बाद निकालोगे उतना जंग नहीं लगा रहेगा। वही लोहे का रहेगा तो उसमें जंग लगा रहेगा। आगे देखते हैं, मिश्र धातु का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है, यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है। मिश्र धातु यदि ब्लेड है तो यौगिक जो है उसके ऊपर जो जंग लग भी जाए तो उतना क्षरण नहीं होगा, उसको फिर से रगड़ देंगे तो चमकने लगेगा और फिर से हम यूज में ला सकते हैं। उदाहरण स्टेनलेस स्टील का थाली ले लीजिए, आपने देखा होगा जो कि घरों में यूज होता है, उसके ऊपर एक तो जंग नहीं लगता है, और यदि जंग लग भी गया ज्यादा दिन रखे रहेंगे ना तो उसके ऊपर भी उस तरीके का यौगिक बन जाएगा, यानी वायु के साथ वो अभिक्रिया करके उसके ऊपर एक परत बन गया। फिर उसको हम रगड़ेंगे और बढ़िया साफ करेंगे तो हट जाएगा, फिर से वो स्टेनलेस स्टील अपने पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। अवयवी धातुओं से गुण भिन्न होते हैं, जैसे अवयवी धातु जो होते हैं उनसे उनका गुण भिन्न होता है। सोल्डर जो है सीसा तथा टीन का मिश्र होता है। जो सोल्डर जो होता है सीसा तथा टीन का मिश्र होता है। सोल्डर का गलनांक सीसा तथा टीन से कम होता है। सोल्डर का जो गलनांक है सीसा तथा टीन से कम होता है। धातुओं के टुकड़े अथवा तारों को जोड़ने में उपयोगी। आप कहीं जाते हैं रेडियो बनवाने, आपने देखा होगा एक सोल्डर टाइप से लिया रहता है, एक लोहे का या सफेद कलर का एक वायर रहता है, आप समझिएगा ये वायर रहता है, और सोल्डर, उसको सोल्डर बोलते हैं। सोल्डर के माध्यम से क्या करते हैं, उसको ऐसे चिपकाएंगे ना तो जहां पे दो धातु हैं वहां पे जाके गल जाएगा और टेम्परेचर के साथ गल जाएगा और वो दोनों धातुओं को चिपका देगा। तो क्या बोलते हैं, धातुओं के टुकड़े अथवा तारों को जोड़ने के। दो तार हैं, आपने टीवी बनते हुए देखा होगा, टीवी के जो तार चिपके रहते हैं, मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में छोटे छोटे तार रहते हैं, और उस छोटे छोटे तार को जो है, आप मान लीजिए ये मदरबोर्ड है और यहाँ पे ये यहां से यहां तार को जोड़ना है,
यहां से यहां तार को जोड़ना है। यदि मान लीजिए ये तार है, ये यदि वायर है, कह सकते हैं यदि ये वायर है और यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है, तो सोल्डर के माध्यम से हम यहां भी जोड़ सकते हैं और यहां भी जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया? तो क्या बोला है कि धातुओं के टुकड़े अथवा तारों को जोड़ने में सोल्डर का काम करते हैं। सीसा तथा टीन मिलकर के सोल्डर बनता है। चलिए आगे देखते हैं। पिग आयरन, वात्या, वात्या भट्टी से प्राप्त होता है, या पिग आयरन या फिर वात्या बोलते हैं। तो वात्या भट्टी से प्राप्त होता है जो लोहा होता है उसे पिग आयरन, कच्चा लोहा अथवा ढलवा लोहा कहते हैं, जिसमें देखेंगे कि 93% लोहा तथा 4 से 5% कार्बन से सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियां, देखते हैं क्या बोले, अशुद्धियां, यहां पे अशुद्धियां हैं। क्या बोले कि वात्या भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है उसे पिग आयरन कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं, या कच्चा लोहा कहते हैं, या ढलवा लोहा कहते हैं। और ये जो है 93% जिसमें लोहा होता है, 4 से 5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां होता है। इनका गलनांक बहुत कम होता है। उदाहरण पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने का टब, कूड़ादान आदि। यानी जो भंगूर लोहा बोलते हैं, भंगूर बोल सकते हैं, या फिर नलके का जो लोहा, हैंडल का लोहा या टंकी का लोहा, इस तरीके का इतना मजबूत नहीं रहते हैं। वो मारेंगे तो टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, यानी उसका आघात वर्धनीयता कम होगी। आगे देखते हैं इस्पात। वही लोहे को हम इस्पात बना देते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा वो लगा देते हैं। तो क्या बोलता है, देखते हैं। लोहे का दूसरा रूप जिसको हम इस्पात कहते हैं, इसमें 98.8 से लेकर 99.8% आयरन, कार्बन जो है 0.25%, शेष 1.5% सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज की अशुद्धियां होती हैं। उपयोग में मोटर गाड़ी या मोटर बनाने में, गाड़ी बनाने में, नट बोल्ट बनाने में, या ईटीसी। ये क्या बोल रहे हैं कि लोहे का दूसरा रूप जो है 98.8 से लेकर के 99.8% आयरन, कार्बन 0.25%, शेष जो है ये सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीज की अशुद्धियां होती हैं, जिनका उपयोग मोटर गाड़ी, नट बोल्ट आदि बनाने में किया जाता है। यानी कुल मिलाकर मजबूत लोहा बनता है, उसको हम इस्पात कहते हैं। पिग आयरन जो ढलवा लोहा होता है उसको हम पिग आयरन बोलते हैं। हमने सीखा, आगे हम देखते हैं हमने सीखा, क्या सीखा इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि क्या क्या हमने सीखा है। अभी हमारा पूरा चैप्टर के जो भी पॉइंट्स थे हमने समाप्त कर दिए। कल हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा, और उसके बाद हम आपको कराएंगे 20 क्वेश्चन, या कहें 21 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मैं भी आपको इसी उत्साह के साथ पढ़ाता रहूंगा। नमस्कार।